We are in the next part of this lecture, that is the design of toe slab of counterfort retaining wall. मतलब हमें क्या डिजाइन करना है, हमें अपना ये वाला पोर्शन डिजाइन करना है, दिस पोर्शन, ठीक है। अब ये डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा अपवर्ड प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर इस पॉइंट पर हमारा कितना आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है पी मैक्स अप्लाई हो रहा है। जो अपवर्ड प्रेशर इधर है दैट इज पी मैक्स, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। अब हमें इस पॉइंट पे देखना है कि प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये डायग्राम अपवर्ड अर्थ प्रेशर की। हमारा अपवर्ड अर्थ प्रेशर कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इज पी मैक्सिमम, दिस इज पी मिनिमम, ठीक है। तो पी मैक्सिमम पिछले लेक्चर में हमने निकाल दिया था 59.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी मिनिमम था हमारा 59.40, पी मैक्सिमम हमारा 122.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला था। अब क्या है, ये मान लीजिए ये मेरा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, ये मेरा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है। तो अब मुझे ये वाला पोर्शन एनालाइज करना है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन। तो ये हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो हमारा है दिस इज ट्रेपीजॉइडल, है ना। तो हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे दो फिगर्स में, एक रेक्टेंगल में और एक ट्राइंगल में। हम नाम रखेंगे रेक्टेंगल का MNOP एंड ट्राइंगल का OPQ, ठीक है। अब यही अपवर्ड प्रेशर हम इवेल्युएट करेंगे, दैट प्रेशर एट O कितना है, यहां पर जो ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये कितना है। ये जो मेरा ऑर्डिनेट ON है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे, तो इसका आधा पोर्शन इक्वल टू होगा पी मिनिमम के, है ना। इसका आधा पोर्शन इक्वल टू पी मिनिमम होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर एट O निकालना चाहूँ, किसके बराबर आएगा मेरा पी मिनिमम प्लस ये जो इसके बाद रह जाती है, सपोज इसको मैं Y नाम रख देती हूँ, दिस पी मिनिमम प्लस Y इज इक्वल टू प्रेशर एट O। तो पी मिनिमम मुझे पता है, मुझे निकालना है Y। वो मैं कैसे निकालती हूँ, उसके लिए मैंने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में जब हमने इंटरपोलेशन किया था वहां पर मैंने फॉर्मूला बता दी थी, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो अब क्या मैंने बोला, प्रेशर एट O इज इक्वल टू पी मिनिमम प्लस Y, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। पी मिनिमम मुझे देके हैं, मतलब मैंने निकाला हुआ है पिछले लेक्चर में, तो आप वो ऐसे ही रख लीजिए। अब Y किसके बराबर है, Y के लिए फॉर्मूला है पी मैक्स, यही बेसिकली ये Y ही हमें इंटरपोलेट करना होता है, ठीक है। पी मैक्स माइनस पी मिनिमम divided by the width of the counterfoot retaining wall multiplied by distance from heel, ठीक है। ये देख लीजिए क्या मतलब है, पी मिनिमम का वैल्यू पहले इसमें डाल दीजिए 59.40, पी मैक्सिमम का वैल्यू डाल दीजिए 122.4, बी का वैल्यू डाल दीजिए 4.5। अब डिस्टेंस फ्रॉम हील से क्या मतलब है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम हील से मतलब है इस पॉइंट से लेकर यहां तक मुझे देखनी है डिस्टेंस कितनी है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये पहले ही लेक्चर पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर हमने ये निकाल के रखा है 3.3, ये हमने डाला हुआ है 0.2 मीटर्स, ये भी निकाला हुआ है। तो इस पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक, यहां से, ये आप याद रखना कि जब भी हम इंटरपोलेशन करते हैं ये वाले प्रेशर्स निकालने के लिए, चाहे वो हील के नीचे हो या टो के नीचे हो, मैंने कन्वेंशन पढ़ा हुआ है उस कन्वेंशन से हम राइट हैंड साइड से आते हैं। वरना जब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं टो का या स्टेम का या फिर हील का या जनरल स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, वहां हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द टो। लेकिन ये आप याद रखना, जब हम प्रेशर्स निकालते हैं, अपवर्ड प्रेशर्स एट टो एंड हील ऑफ अ सर्टेन पॉइंट, जब हम वहां पर निकालते हैं प्रेशर एट सर्टेन पॉइंट्स, तो वो उसमें हम डिस्टेंस फ्रॉम हील लेते हैं। कुछ बुक्स में आप देखोगे उन्होंने टो से ही ली होगी, तो ये कन्वेंशन पे डिपेंड है। मेरा कन्वेंशन, मुझे लगता है मेरा कन्वेंशन है राइट हैंड साइड से आना, हील से देखना, ठीक। तो हम वही देख रहे हैं। तो हील से अगर मैं इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखूं, किसके बराबर है, दिस हील प्रोजेक्शन 3.3 मीटर्स प्लस द 0.2 मीटर्स, तो वो आ जाती है मेरी डिस्टेंस फ्रॉम हील। तो अब आपको क्या करना है, प्रेशर एट O जब अब आप निकालोगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये देख लीजिए, प्रेशर एट O इज इक्वल टू 59.4 plus this 122.4 minus 59.4 divided by 4.5 multiplied by 3.3 plus 0.2, तो आपका प्रेशर एट O आ जाता है 108.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कौन सा प्रेशर ये आपको आ गया, ये प्रेशर आपको आ गया ये वाला जो टो के नीचे हम देख रहे थे। ये हमारी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल थी, ये हमारी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल थी, एंड जो हमारा प्रेशर निकल के अभी आ गया दैट इज 108.4, वो ये निकल कर आ गया। ये था पी मैक्स 122.4, ये था पी मिनिमम 59.4
और ये वाला प्रेशर हमें अभी निकल कर आ गया 108.4। ठीक है, अब यही प्रेशर हम यूज करेंगे अपना टो डिजाइन करने के लिए। हील के लिए भी हमें एक प्रेशर निकालना पड़ेगा, वो हम हील में ही देखेंगे। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जब हमने डिजाइन किया था तो हमने ये दोनों प्रेशर्स एक ही जगह निकाले थे। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप कहाँ कहाँ पर ये प्रेशर्स निकालोगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर टो के लिए अलग निकाल रही हूँ। अब मैं जब हील में पहुंचूंगी वहां पर ये वाला इंटरपोलेशन में और फिर से करूंगी हील का प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम डिजाइन ऑफ टो करेंगे। इसमें भी आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी एनालिसिस की तरह 4 कॉलम्स बना देने हैं। लोड ड्यू टू, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द टो एंड मोमेंट। ये मैं आपको नोटबुक पे ही दिखा देती हूँ क्योंकि ये हमने बहुत बार अब कर लिया है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओके, ये देख लीजिए। पहला जो हम पहले टो का हम डाउनवर्ड लोड एनालिसिस करेंगे, डाउनवर्ड लोड, और फिर हम इस टो का अपवर्ड लोड एनालिसिस करेंगे। पहले डाउनवर्ड लोड फिर अपवर्ड लोड। ठीक है, पहले हम डाउनवर्ड लोड एनालिसिस करेंगे, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द टो, दैट इज डाउनवर्ड लोड। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ द टो किसके बराबर है, मैंने आपको बोल दिया है, गामा मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम का एक डायमेंशन हम 1 मीटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने इवेल्युएट किया था टो का प्रोजेक्शन, वो मुझे 1.11 मीटर्स आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर्स। तो आप 1.11 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। ठीक है, उतनी डिफरेंस आएगी नहीं, यहाँ पर आंसर सिर्फ 11 आ जाएगा। अगर आप 1.11 लोगे तो 1 यूनिट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम डिजाइन में तो अज्यूम बहुत कुछ कर लेते हैं, तो इतने एक यूनिट से कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, गामा, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ आरसीसी, टो इज मेड ऑफ आरसीसी, सो इट्स 25 मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशंस और वॉल्यूम। तो डायमेंशंस क्या है, दिस 1.11 और मैंने 1 लिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय द स्पैन जो हम 1 मीटर स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। तो ये जब आप कर लेते हो आपका आंसर 10 किलो न्यूटन आ जाता है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टी कौन सा पॉइंट है, टी ये वाला पॉइंट है, इससे हमें ये है टी, इससे अब मुझे डिस्टेंस देखनी है टो की। अगर आप देखोगे ये टो जो है दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, तो ये क्या आ जाएगा फिर मेरी, इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस इस टी से कितनी आ जाएगी। मान लीजिए ये इसका सेंट्रॉइड है, तो इस टी से इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सिंस दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, तो इसकी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस क्या आएगी, विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने यहाँ पर विड्थ 1 ले ली है, तो 1.1 भी ले सकते हो, मैंने 1/2 ली है। ठीक है, दैट इज विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो आपका मोमेंट एट टो, इस पॉइंट पर आपका मोमेंट आएगा, इस टी पर आपका मोमेंट आएगा 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके बाद हम अपवर्ड फोर्सेस इवेल्युएट करेंगे। अपवर्ड फोर्सेस इवेल्युएट करेंगे मतलब क्या, वो देख लीजिए आप। तो अपवर्ड फोर्स डायग्राम मैं सिर्फ यहां पर बना देती हूं, ये है अपवर्ड फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये है पी मैक्स और ये हमारा पी मिनिमम। ठीक है, अब मुझे अपवर्ड फोर्स इवेल्युएट करना है। तो ये ये मेरा टो है, मान लीजिए मेरी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, तो ये मेरा टो है। ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स मुझे इस ट्रपीजियम की वजह से पड़ रहा है मेरी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल के टो पे। इस फिगर को मैं डिवाइड कर रही हूँ रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में। तो रेक्टेंगल का अपवर्ड फोर्स में अलग देखूंगी, ट्रायंगल का अपवर्ड फोर्स में अलग देखूंगी। सो रेक्टेंगल के फिगर का नाम हमने MNOP रख दिया था एंड MNOP रख दिया था, दिस इज MNOP, एंड ट्रायंगल का OPQ। सही है, अब हम एवेल्युएट करने जा रहे हैं अपवर्ड फोर्सेस, क्योंकि टो के ऊपर हम बैकफिल नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, इसीलिए हमारा डाउनवर्ड फोर्स जो टो पर है वो सिर्फ सेल्फ वेट ऑफ टो की वजह से होता है। अब अपवर्ड फोर्सेस इन 2 फिगर्स की वजह से हैं जो कि हमें एवेल्युएट करने हैं। तो क्या है, ये देख लीजिए, ये फिगर जो है इसका ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट का वैल्यू हमने अभी निकाला, प्रेशर एट O 108.4, इसके ऑर्डिनेट का वैल्यू 108.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं दिस विड्थ जो कि मैंने 1 ली है, 1.1 भी आप ले सकते हो, 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या वैल्यू आ जाता है, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ जाता है इस अपवर्ड फोर्स का। ठीक है, 108.4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर स्ट्रिप, वो तो अंडरस्टूड है आप। ठीक है, तो ये हमारा किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा 108.4 किलो न्यूटन। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद इसकी डिस्टेंस फ्रॉम टो भी कितनी है, वही जो हमारी सेल्फ वेट ऑफ द टो की सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकली। क्यों, क्योंकि ये भी ट्रायंगुलर ही है, इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मोमेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 108.4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये आप देख लीजिए, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू
अपवर्ड फोर्स ड्यू टू MNOP, ठीक है। तो 108.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, मोमेंट एट T इज 54.2 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू दिस ट्राइंगल OPQ, वो किसके बराबर होगा, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। हाफ ऑफ बेस है 1। अब ऑल्टीट्यूड क्या है, PQ, ये PQ किसके बराबर है, ये PQ है बराबर N, दिस इज M एंड दिस इज N, ठीक है। तो ये PQ है बराबर, अगर आप देखोगे फिगर में, दिस PQ इज इक्वल टू MQ माइनस MP, ठीक है। तो MQ मुझे पता है, MQ इज इक्वल टू P मैक्स माइनस MP इज इक्वल टू 108.4, है ना, इसके बराबर ही MP। तो आराम से आपका PQ का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज PQ का वैल्यू आ जाएगा आपका 122.4 माइनस 108.4, ठीक है। तो यही वैल्यू अब आप जब पुट करोगे हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड में, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स ड्यू टू ट्राइंगल OPQ निकल कर आ जाएगा। अब इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस किसके बराबर है, देख लीजिए, हम T से आ रहे हैं और हमारा स्पैन ऑफ ट्रैवल ये है, मतलब हम इस ट्राइंगल में जा रहे हैं फ्रॉम एपेक्स टू द बेस। तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2/3 ऑफ दिस स्पैन ऑफ ट्रैवल, दैट इज 2/3 ऑफ 1, ठीक है। तो ये जब आप कर लेते हो, ये देख लीजिए, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू MNOP 108.4 मल्टीप्लाइड बाय 1, डिस्टेंस फ्रॉम T इज 1/2, मोमेंट इज 54.2 किलो न्यूटन मीटर। अपवर्ड फोर्स ड्यू टू ट्राइंगल OPQ, जो कि ये मैंने निकाल दिया, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इज 1 एंड ऑल्टीट्यूड इज 122.4 माइनस 108.4 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टो इज 2/3 ऑफ द स्पैन ऑफ ट्रैवल, दैट इज 1। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आपका जो मोमेंट एट टो है वो 4.66 आता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा प्रोसीजर चला आ रहा है, हम समेशन ऑफ अपवर्ड मोमेंट लेंगे, समेशन ऑफ डाउनवर्ड मोमेंट लेंगे, फिर क्या करेंगे, नेट मोमेंट निकालेंगे, उसको फैक्टर करेंगे, उसको AST वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा AST निकल कर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा जो डाउनवर्ड मूवमेंट तो मेरा सिर्फ एक वजह से था, डेड वेट ऑफ द टो, दैट वाज 5 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट मेरा दो चीजों की वजह से था, एक तो रेक्टेंगल की वजह से और ट्राइंगल की वजह से, दैट वाज MNOP एंड OPQ। तो 54.2 प्लस 4.66, तो समेशन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट जो है वो आपका 58.86 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। मतलब आपका अर्थ जो है वो आपकी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है देन दैट एक्सर्टेड बाय द काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल ऑन अर्थ। इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो सिंक नहीं करेगा क्योंकि उसको वापस अर्थ अपवर्ड प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रही है। अब जब हम नेट मोमेंट निकालना चाहेंगे, नेट मोमेंट किसके बराबर होगा, हायर माइनस लोअर, दैट इज अपर मोमेंट, मतलब अपवर्ड मोमेंट माइनस डाउनवर्ड मोमेंट, दैट इज 58.86 माइनस 5, ठीक है, दैट इज 53.56 किलो न्यूटन मीटर। हमारा नेट मोमेंट का आंसर आ जाता है 53.56 किलो न्यूटन मीटर। ओके, वी आर गुड टू गो। इसको जब हमें फैक्टर्ड मोमेंट बनाना है, फैक्टर्ड मोमेंट हम कैसे वो बनाते हैं, फैक्टर मोमेंट, इसको हम इस नेट मोमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, दैट इज 1.5 टाइम्स नेट मोमेंट, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 53.56, तो आपका फैक्टर्ड मोमेंट जो है वो निकल कर आता है 80.34 किलो न्यूटन मीटर। बस हमारा सब कुछ निकल कर आ गया। हम अब AST की इक्वेशन को देख लेंगे, उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज और हमारा AST आ जाएगा और हमारा टो डिजाइन हो गया। तो AST वाली इक्वेशन क्या है, दैट इज फैक्टर्ड मोमेंट इज इक्वल टू, सबसे बेहतरीन इक्वेशन हमारे पूरे डिजाइन में है इन लिमिट स्टेट मेथड, क्योंकि इसमें हमें AST आराम से निकल जाता है। 0.87 FY AST D मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस FY इंटू AST डिवाइडेड बाय FCK इंटू BD। दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें वैल्यूज क्या क्या है, इसमें वैल्यूज क्या क्या है, ये शायद थोड़ा फ्रेम से ये ठीक है। हाँ, अब इसमें वैल्यूज क्या क्या है वो देख लीजिए। मेरा जो फैक्टर्ड मोमेंट है अभी मैंने इवेल्युएट कर दिया 80.34 किलो न्यूटन मीटर। 0.87 इज अ कांस्टेंट, ग्रेड ऑफ स्टील देके है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहीं पर देख लीजिए 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन ये जो मोमेंट है फैक्टर्ड मोमेंट, ये मैंने किस में ले लिया, ये मैंने किलो न्यूटन मीटर में ले लिया, तो गड़बड़ आ जाएगी, इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁶। ये आप कन्वेंशन याद रखिएगा, आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी उससे कि आप इस वाली इक्वेशन में सारे वैल्यूज mm में डाल दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अगर आप मीटर्स में करने बैठेंगे तो आपको ये पूरा जो RHS है इसको कन्वर्ट पहले करना है, क्योंकि आपका सारा RHS जो है वो दे के होता है mm में, तो आपको ये सारे वैल्यूज पहले कन्वर्ट करने हैं मीटर में। इससे बेहतर है आप इसी को mm में कन्वर्ट कर दो, ठीक है।
सो FY इज 415, AST हमारी रिक्वायरमेंट है। अब ये D आप क्या लोगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा हमने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में बेस थिकनेस एंड द थिकनेस एट द बेस ऑफ द स्टेम वो बराबर ली थी, तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है इसकी वैल्यू हमें थ्रू आउट सेम आती थी, स्टेम में भी, टो में भी, हील में भी। लेकिन यहाँ वो मसला नहीं है, यह हमारी बेस की थिकनेस कुछ और है और हमारी स्टेम की थिकनेस कुछ और है। तो ये D का वैल्यू जो है ये टो और हील के लिए डिफरेंट होगा और स्टेम के लिए डिफरेंट होगा। अगर हम टो की बात करें, अगर हम अपने इस टो की बात करें, इसकी कंप्लीट डेप्थ 400 mm या 0.4 मीटर्स है ना। तो इसमें मैं अगर कवर प्रोवाइड करती हूँ 60 mm का, तो मेरी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो आ जाती है 340 mm की। तो इसमें टो में और हील में भी जो आप इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू लोगे वो 340 mm लोगे। ये चीज सिर्फ आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो 340 mm जो है आपका, ये आपका D है, इसका वैल्यू आप लोगे 340 mm, ठीक है। हो गया ये। FY का वैल्यू दे के हैं, AST निकालना है, FC का वैल्यू 20 है, FC का वैल्यू 20 है। B का वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, B का वैल्यू आप क्या लोगे, B का वैल्यू आप 1000 लोगे और D इज 340 mm, है ना। तो ये जब आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जो कि मैं आपको दिखा देती हूं, कुछ ऐसी है। That is 80.34 into 10 raised to the power 6 equals 122,757 AST minus 7.49 AST square, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर देते हो, जो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ये इक्वेशन हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं पहले ही वीडियो में, शायद बीम्स में, तो वो आप देख लीजिए अगर नहीं आता है आपको। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, हमारे AST का वैल्यू 683 mm स्क्वायर आता है। चूंकि मुझे ये अपेरेंटली लग रहा है कि मेरा जो ये AST है ये थोड़ा कम है, तो मैं चेक करूंगी AST मिनिमम, ठीक है। तो AST मिनिमम मैं कैसे चेक करती हूँ इन रिटेनिंग वॉल्स, AST मिनिमम मैं देखती हूँ 0.2% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज B इंटू कंप्लीट डेप्थ। तो 0.2% ऑफ B का वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जुबानी आप याद रख लीजिए 1000, एंड दिस D इज 400 को क्यों लिया 400, this is we are talking about this D, ठीक है। so this is 400, that was मतलब था क्या, बेसिकली 0.2% ऑफ दिस एरिया, ये वाला एरिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो AST मिनिमम यहां पर हमारा निकल के आता है 800 mm स्क्वायर। अब यहां पर आप देख लीजिए, जो आपने अभी AST कैलकुलेट किया वो आपका निकल कर आया था 683 mm स्क्वायर, और जो AST मिनिमम है वो 800 mm स्क्वायर है। मतलब मिनिमम का मतलब ये है, आप 800 mm स्क्वायर से कम कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते हो AST के लिए। लेकिन जो आपका निकल कर आ रहा है वो तो 683 है, मतलब ये वाला वैल्यू आप यहीं पर डिस्कार्ड कर देते हो और आप ये वाला वैल्यू AST के लिए ले लेते हो। देन यू प्रोवाइड AST इक्वल्स 800 mm स्क्वायर। अब इसी 8 mm स्क्वायर के लिए हम अपनी AST को डिजाइन करेंगे। कैसे? हम प्रोवाइड करेंगे 16 mm डाया बार्स, 16 mm डाया बार्स, ठीक है। जब आपने 16 mm डाया बार्स प्रोवाइड कर दिए तो एरिया ऑफ वन बार कितना आएगा, π/4 इंटू 16 स्क्वायर, वो आ जाता है आपका 201.1 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया मुझे एरिया ऑफ वन बार। इसके बाद आप स्पेसिंग निकालोगे जो कि बराबर होती है एरिया ऑफ वन बार मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई AST। एरिया ऑफ वन बार इज 201.1, B का वैल्यू इज 1000 एंड AST इज 800 mm स्क्वायर। तो जब आप ये कर लेते हो आपका स्पेसिंग जो है राउंड ऑफ करके 250 mm आ जाता है। तो अब टो की स्पेसिफिकेशन हमारी क्या है, हमारे टो की स्पेसिफिकेशन बनती है प्रोवाइड 16 mm डायामीटर बार्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर, दिस इज मेन स्टील। और ये कैसे पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में बोला था, ऐसे। क्यों पड़ेगा ये स्टील हमारा ऐसा, क्योंकि हमारा P मैक्स यहां से लाई कर रहा है, हमारा मैक्सिमम अपवर्ड प्रेशर जो है वो टो पर आ रहा है, इसीलिए डाउनवर्ड साइड से ही हमें स्टील प्रोवाइड करना है। अपवर्ड साइड से तो इसका नेग्लिजिबल बैकफिल होता है टो पे, इसीलिए इस वाले फेस पे हमें मेन स्टील डालने की जरूरत नहीं है। इस वाले फेस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते हैं, जो कि हम बाद में इकट्ठे इवेल्युएट करेंगे। स्टेम के लिए अलग इवेल्युएट करेंगे और टो और हील के लिए अलग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर हमें ऊपर वाले फेस में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टो की रेनफोर्समेंट, ठीक। तो ये हम डाउन साइड से प्रोवाइड करते हैं। ये मैं सिर्फ एक और बार आपको दिखा दूं कि ये रेनफोर्समेंट कैसी है। तो देख लीजिए, ये हमारा काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है,
ये मेरा टो है, इस टो में जो मैंने अभी रेनफोर्समेंट निकाली 16 mm डाया बार्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर मेन स्टील, तो ये यहां से पुट करेंगे हम। ब्लू मार्कर स्पेसिफाई करता है अभी हमारा मेन स्टील, तो ये आपका मेन स्टील है, और रेड मार्कर स्पेसिफाई करेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम ऐसे फिर प्रोवाइड करते हैं, ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये हमारे नोट्स हैं। AST 683 mm square, AST minimum is equal to 800 mm square, तो we'll provide 16 mm dia bars, area of one bar is 201.1 mm square, then spacing is 250, then this is the specification, provide 16 mm dia bars at 250 mm center to center main steel downside। ये specification सब bright pen से लिखा कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपने स्टील इवेल्युएट करके निकाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा दैट वुड बी ऑन डिजाइन ऑफ स्टेम, तो वो हम देख लेंगे बाद में।